नमस्कार। हिमाचल नमस्कार। कला संस्कृति भाषा अकादमी के फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी हर रोज शाम 7 बजे साहित्य कला संवाद कार्यक्रम में मिलते हैं। साहित्य परिचर्चा होती है और किसी प्रख्यात साहित्यकार, कलाकार का वक्तव्य, उनकी रचनाओं का पाठ सुनने का और आप सभी लोगों के साथ साझा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। 24 मई 2020 से लगातार हम हर रोज शाम 7 बजे ये कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं और लेखकों, कलाकारों, श्रोताओं, दर्शकों का हमें भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। आज 118वां ये एपिसोड हमारा प्रारंभ हो चुका है। हमारा ये सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर ओम प्रकाश सारस्वत जी हमारे सारस्वत विद्वान अतिथि हैं। आपका स्वागत है। और उनके साथ संवाद करने के लिए डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जी हमारे आज इस कार्यक्रम में साथ रहेंगे। आप सभी डॉक्टर ओम प्रकाश सारस्वत जी को अनेक वर्षों से साहित्य साधना में रत देख रहे हैं। इन्होंने संस्कृत, हिंदी, पहाड़ी भाषाओं की विभिन्न विधाओं में प्रचुर साहित्य का सृजन किया है। अनेकों वर्षों तक अध्यापन के साथ जुड़ने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षा संस्थान में निदेशक के पद से। और उनके साथ संवाद करने के लिए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जी। आप हिंदी, संस्कृत और पहाड़ी में लिखते हैं, हिमाचल प्रदेश के जाने माने साहित्यकार हैं और संस्कृत महाविद्यालय सोलन से प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में दोनों विद्वान साहित्यकारों का, दोनों महानुभावों का हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं विनम्र आग्रह करना चाहूँगा डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जी से कि वे डॉक्टर सारस्वत जी का परिचय, उनकी साहित्य यात्रा से संबंधित जो आज का हमारा ये संवाद है उसको आगे बढ़ाएं। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जी। धन्यवाद सचिव महोदय। सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की प्रस्तुति साहित्य कला संवाद के माध्यम से आज हम साक्षात्कार कर रहे हैं हिंदी साहित्य जगत में प्रतिष्ठित, संस्कृत रचना संसार में सम्मानित, मूल्याधिष्ठित, शिक्षा को समर्पित शिक्षाविद, हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में समान विलक्षण गति के सारस्वत अध्यवसायी, प्रकृति से सौम्य, स्वभाव से सुमधुर, सदैव प्रसन्नचित, हास्य व्यंग्यमयी शैली में प्रख्यात, संस्कृत, हिंदी, पहाड़ी, पंजाबी भाषाओं में प्रखर निष्णात, विदग्ध भंगी भणिति में प्रवीण, स्वस्थ चिंतक, वैचारिक नवीन, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय से प्रोफेसर एवं निदेशक पद से सेवा मुक्त, स्वनाम धन्य डॉक्टर ओम प्रकाश सारस्वत महोदय जी से। डॉक्टर साहब, आपको सादर प्रणाम। डॉक्टर साहब, आप वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध तथा तपोवृद्ध हैं, अतः मंगलाचरण के रूप में भारतीय शिष्ट एवं शीर्ष गुरु परंपरा के श्री चरणों में यह पद्य समर्पित है। धन्यास्ते प्रवरः पुरा गुरुजना, विद्या निधि पारगा, नाना शास्त्र विशारदा सुविमला, पुण्या पवित्रा सदा, दैवी संस्कृति मंडिता सुकृतिनः, नित्यं हिते संरता, लोके पूज्य पदा भवन्तु खलु ययि शिक्षानुशिष्टा वयम्। डॉक्टर साहब, मैं सर्वप्रथम आपसे जानना चाहूंगा
कि किसी भी साहित्यकार के कृतित्व के मूल में सशक्त व्यक्तित्व की भूमिका होती है और उस पर भी बाल्यकाल में प्रदत्त संस्कार अभिप्रेरणाएं। डॉक्टर सारस्वत जी, कृपया सर्वप्रथम आप अपने प्रारंभिक जीवन, शिक्षा दीक्षा आदि के विषय में प्रकाश डालें। डॉक्टर गौतम जी, मेरा प्रारंभिक जीवन भी वैसा ही रहा जैसे भारतवर्ष के अन्य गांवों में रहने वाले लोगों का होता है, साधारण और माता पिता की छाया में। उसके साथ बड़ी बात ये थी कि हम जहां मेरा अपना गांव है खुर्ल मलेहड़, वो कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा कस्बा है। अच्छा। और वहां पर कोई बहुत बड़ी शिक्षण संस्था भी नहीं है। एक स्कूल पहले सनातन धर्म, जमींदारा सनातन धर्म हाई स्कूल था, वो बाद में गवर्नमेंट का हो गया, अब भी चल रहा है। पर तब प्राइवेट होते हुए भी उस स्कूल से बहुत सारे आसपास के विद्यार्थियों ने अपना मैट्रिक तक का जो अध्ययन काल था वो बिताया। तुर्ल के पास ही पालमपुर है, वहां एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था, अभी भी है। उसके साथ लोग धर्मशाला में चले जाया करते थे, कांगड़ा निकल जाते थे, जिसकी जैसी सामर्थ्य। परंतु हमें ऐसा कोई सौभाग्य नहीं मिला। हमने थुर्ल के उसी स्कूल से मैट्रिक पास की और उस मैट्रिक करने के पश्चात मैं फिर किसी की सलाह पर पहले होशियारपुर चला गया, फिर अमृतसर गया। तब पढ़ने की कोई खास रूपरेखा सामने नहीं थी, परंतु जब कहीं ठीक समय पर यूं कहिए दाखला न मिला तो किसी ने कहा संस्कृत कर लो। और संस्कृत कॉलेज अमृतसर में श्री लक्ष्मी नारायण संस्कृत कॉलेज है, अपने अपने उस इलाके में, यूं कहिए कि पूरे पंजाब में बहुत अच्छी प्रसिद्धि पाए हुए महाविद्यालय था। उनके प्रिंसिपल थे उस संस्था के, कॉलेज के, श्री देवदत्त जी आचार्य। तो उनके पास गए, उन्होंने कहा सज्जन अब तो समय हो लिया, अब दाखिला कब करेंगे? नवंबर चल रहा था। तो उनका अगस्त तक तो हो जाता है, पर अब ये नवंबर में क्या करेंगे आपका? फिर पता नहीं उनके मन में क्या विचार आया। उन्होंने कहा अच्छा सज्जन, मैं आपको दाखिल कर लूंगा, आपका दाखिला भी भेज दूंगा, परंतु मैं 2 विषयों का आपका परीक्षण करूंगा। हमने कहा कौन से 2 विषय? जी, तो 2 विषय, एक व्याकरण और दूसरा आचार्य जी अनुवाद। अब व्याकरण आए तो अनुवाद आए। अब मैं सूच में पड़ गया, क्या करूं? व्याकरण पढ़ा ही नहीं था। जैसे तैसे कुछ मित्रों के सहयोग से और कुछ उनके पास, आचार्य जी के पास थोड़ा सा वक्त लगाया, तो उन्होंने जो परीक्षा ली उसमें मैं ठीक उनके अनुसार निकला, ठीक उतरा। और उन्होंने मेरी दाखिला था, यूं कहना चाहिए प्राग का दाखिला दिया। और अच्छा, शायद थोड़ा ज्यादा एग्जेजरेट ना हो जाए, परंतु फिर मैं उन्हें उसी विद्यालय से, प्राग भी, शारद भी, शास्त्री भी, पंजाब विश्वविद्यालय में प्रथम रहते हुए पास। और उसी बीच मैंने प्रभाकर किया, FA किया, BA किया, उसके बाद MA किया। उस विद्यालय में 6 साल में पढ़ा और 6 साल मैंने वहीं पर पढ़ा भी। वो आचार्य जी की इतनी कृपा हुई कि उन्होंने कहा कि अब हमारे यहाँ अध्यापक, और कुछ ऐसा कोइंसिडेंट हुआ कि साथ साथ ही एक अध्यापक गए और मैं पास आउट होने के उसमें था, पास ही। उन्होंने कहा ये तो होता रहेगा, आप विद्यालय में अगर कुछ समय दे सकें तो। उनकी कृपा से, कहने का मैं उस विद्यालय में अध्यापक भी हुआ, छात्र था, अध्यापक भी हुआ। और उसके 6 वर्षों के बाद मैं 22 अप्रैल 1972 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्राचार निदेशालय में
हिंदी का प्राध्यापक नियुक्त हो। तो तब बहुत से बढ़िया। फिर सारा ये समय अब तक यूं मानिए आचार्य जी के मैंने शिमला में ही बिताया। और शिमला में फिर आगे की पढ़ाई जो भी जहाँ जहाँ आयुर्वेद रत्न वगैरह भी किया, आयुर्वेद आचार्य भी किया, और ये इस तरह दूसरे विषय भी किए। कहने का अर्थ के कुछ अध्ययन में भी लगे रहे और कुछ अध्यापन का भी अनुभव मिलता रहा। जी डॉक्टर साहब, ये सभी कुछ तभी संभव है जैसे आपका नाम वैसे काम। सबसे पहले ओम, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। और फिर प्रणव, कालिदास के शब्दों में कि प्रणवय सर्वप्रथमः, और साथ में प्रकाश और प्रकाश के साथ सारस्वत। इन तीनों का सरस्वती से संबंधी, सरस्वती नदी से संबंधी, ये तभी इतनी विद्या, इतनी शिक्षा और इतने ऊंच आसन पर आप विराजमान हुए। डॉक्टर साहब, मैं आप सन 1970 से अद्यावधि सतत साहित्य संवर्धन में संरत हैं। कृपया अपनी सफल साहित्यिक यात्रा के संबंध में श्रोताओं को अवगत कराएं। हाँ आचार्य जी, फिर जब यहाँ आए मैं अमृतसर के वहाँ अध्ययन अध्यापन काल में भी लिखता था। और 1962 में मेरी पहली कविता श्री वेंकटेश्वर समाचार, बड़ा हिंदी का प्रसिद्ध पत्र था, बॉम्बे से निकला करता था, उसमें मध्य मध्य पृष्ठों पर 3 पेज की कविता, आत्मा नाम था उसका। ये आत्मा बिल्कुल उसी पंछी की भांति चौके लालच में आए हो गए, झट कैद पिंजरे में पड़ी सी, सिसकती रोती है देती है दुहाई। लंबी कविता है, तो वो प्रकाशित भी हुई। और मैंने पहली कविता, अगर आप माने तो पंजाबी में मैंने पहली कविता अपने विद्यालय में, जब हमारा पास आउट होने के समय वो विदाई समारोह होता है, उस समय लिखी। 3 कविताएं मैंने पहली पंजाबी में लिखी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब हिंदी में करनी चाहिए, हिंदी का माहौल था। पर हमारे यहाँ अध्यापक थे एक श्री सरवण सिंह आरसी, वो पंजाबी के, वो इंग्लिश पढ़ाते थे, पंजाबी के बहुत अच्छे पोइट थे उसमें। तो उन्होंने जब कविता सुनी उस विदाई समारोह में, फिर हिंदी में सुनाई मैंने, उन्होंने कहा कि लिखते रहोगे तो अच्छा लिखोगे। बस कुछ गुरुओं की कृपा, कुछ थोड़ा परिश्रम भी करते रहे, कुछ लोगों को सुना, देख के कुछ प्रेरित भी हुए, और तब से फिर मैंने कविता को मुख्य अपना रचना क्रम का विषय बनाया। किसी भी साहित्यकार के लिए लेखन मात्र आमोद प्रमोद नहीं, प्रत्युत प्रसव वेदना की तरह कष्टदायी होता है। लेखक द्वारा लिखी गई सभी रचनाएं अपनी संतान की तरह प्रिय होती है, और लेखक ही अपने लेखन का सच्चा समीक्षक एवं तत्ववेता होता है। डॉक्टर साहब, आपको अपनी कौन सी कृति सर्वश्रेष्ठ लगती है और क्यों? क्योंकि आपने कविता के लगभग आधा दर्जन आपके संग्रह प्रकाशित हैं, आपके नाटक प्रकाशित हैं, और अन्य विधाओं में भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। कृपया उनमें से कौन से जो है वो कृति आपको सर्वप्रिय है और क्यों है? आचार्य जी, जरा कठिन सा सवाल है आपका। जैसे कोई पिता हो, उसके 4 बेटे हों, 6 बेटे हों, 4 पुत्रियां हों, 8 पुत्रियां हों, जो जितनी भी संतति, उसमें से वो मुझे नहीं लगता कि एकदम चुनाव करके ये कह दें कि ये बेटी मेरी सबसे अधिक प्रिय मुझे, या ये बेटा मुझे सबसे ज्यादा आत्मीय है। तो रचना तो क्योंकि उसी एक जैसे ही श्रम से निकलती है, विधा के कारण वो अलग हो जाती है। जैसे कोई नाटक हो गया, कोई कविता हो गई, कोई निबंध हो गया, कोई कहानी हो गई, कोई गीत हो गया, ये विधा के कारण अलग हो गया। परंतु रचना के निर्माण में जितना चिंतन, श्रम और लेखन का अभ्यास वो करना पड़ता है, वो एक समान ही होता है। तो ये तो आप मानिए कि चाहे वो अच्छी हैं,
चाहे जैसी भी हैं, परंतु रचनाएं सब जो क्योंकि स्वयं लिखी हैं, इसलिए स्वयं को प्रिय हैं, मुझे वो सब प्रिय हैं। और मुझे लगता है कि और कुछ अच्छा लिख सकूं तो वो निर्णय वाली बात है, क्योंकि लेखक जैसे आपने कहा वो अपनी रचना का निर्णायक बिल्कुल खुद होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। जैसी भी लिखा, जैसी भी रचना हुई, उसको जी कुछ समारोहों में, इधर मित्र मंडली में, जहाँ कहीं भी दूसरे कार्यक्रम होते थे, अकादमी के कई कार्यक्रम होते थे, तो तब से उनमें पढ़ते भी आए और करते भी रहे। तो मैंने तो कविता भी लिखी, 6 संग्रह मेरे कविता के हैं। और उसमें एक संस्कृत की पुस्तक है, कवितांतरम। फिर बहुत पहाड़ी की कविता पुस्तक है जी। और उसके साथ साथ क्या नाम, नाटक सब हैं, संस्कृत के जी नाटक हैं, पहाड़ी के नाटक हैं, हिंदी के नाटक हैं। और हाँ, एक नाटक आकाशवाणी से इतना लोगों को पसंद भी आया, ऑन डिमांड जिसे बोलते हैं आप, 25 बार उसका प्रसारण हुआ। निस्संदेह तो निस्संदेह। उसका नाम था चाहों के मंदार, अभी भी है वो पद्य काव्य नाटक है। तो क्या विधाएं अलग अलग थी चाहे, परंतु सबके यूं कहिए निर्माण में जितना मैं कर सकता था उतना मैंने पूरी ईमानदारी से प्रयत्न किया जी। डॉक्टर साहब, संस्कृत साहित्य इतिहास भारतीय संस्कृति भवन, माई हीरा गेट, जालंधर शहर से सन 1970 में ये प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था। और यह पुस्तक तब से आज तक अपने भाषाई सौष्ठव और विषय की गंभीरता के कारण कई संस्थाओं में कई संस्करणों में प्रकाशित होकर छात्र हित कर रही है। मात्र 68 पृष्ठों में प्रकाशित इस पुस्तक ने विद्यार्थियों का कई संस्कृत साहित्य इतिहास के बृहत ग्रंथों से मोहभंग कर रखा है। आपका इस पुस्तक के संदर्भ में क्या कहना है? बड़ी उत्तम आचार्य जी। रचना है और प्रारंभिक जी रचना लगती ये मुझे। जी जी मेरी ये पहली प्रकाशन क्रम की पहली पुस्तक है। बहुत तब सुंदर, बड़ी संस्कृत विद्यालय में मैं पढ़ाता था। जी और जी ये 1971 का प्रकाशन है। 1972 में तो मैं शिमला आ गया। जी ये जी जी। 1971 में। और कक्षा में जो मैं संस्कृत में पढ़ाता था, हाँ जी वो जी। संस्कृत में पढ़ा हुआ जो रोज का पाठ होता था, वो एक जी जी। मेरे शिष्य थे, वो उसे रोज नोट कर लेते थे। और वो हाँ जी। कहिए कि वो रोज का जो कुछ वहां पठन पाठन होता था, उसी का जी जी। संग्रह हुआ। और जालंधर में मैं एक बार गया, और वहां शास्त्री कृष्णानंद थे। उन्होंने देखने के पश्चात कहा कि इसको मैं छाप दूंगा। और आचार्य जी समझे उनकी उदारता और ईश्वर की कृपा और आप सद्भाव सारे मित्रों का, और वो पुस्तक प्रकाशन में आ गई। और फिर ये क्या तय बात है कि वो प्रति वर्ष यूं कहना चाहिए, नहीं तो हाँ दूसरे जी तीसरे साल पक्की उसका एक हाँ जी। नया संस्करण आ जाता था। और हाँ, ये तब से अनेक अब तक जी जी वो अभी मार्केट में है। और जी आसान सी छोटी सी है। बड़ा बिल्कुल। कठिन कोई उसमें पाठ नहीं है, परंतु जो बात कही जानी चाहिए उसी हिसाब से मैंने कोशिश की है कि वो भाषाई समझ में भी आ जाए और बिल्कुल। बच्चों के हित में भी हो। जी। तो वो संस्कृत साहित्य इतिहास है पुस्तक रही। जी जी। डॉक्टर साहब, आप यथेच्छ अपने विपुल साहित्य में से कविता रसज्ञ मर्मज्ञों को संस्कृत, हिंदी तथा पहाड़ी में कुछ रचनाएं अवश्य सुनाएं। बहुत मन करता है कि आपकी रचनाएं, चाहे संस्कृत में, हिंदी में, एक दो दो जो भी हाँ जैसे भी हाँ। आप सुनाना चाहें, कृपया अवश्य अच्छा। हम्म। श्रोताओं को मे- आनंद। आचार्य जी, मेरी मेरी पहली कविता की पुस्तक थी जी एक टुकड़ा धूप। ठीक एक जी। टुकड़ा धूप, उसे अकादमी का पुरस्कार भी सम्मान। कहिए, जी परीक्षा जी के जी बाद या कोई कृपा कर दी मान लो, वो उन्होंने दिया उस पुस्तक को। जी तो जी। कविता का उस पुस्तक का नाम था एक टुकड़ा धूप। और उसमें एक लंबी कविता है, उसका एक हिस्सा है
कि मेरी आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि उगते सूरज की धूप का एक टुकड़ा मुझे भी मिले। मेरी आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि उगते सूरज की धूप का एक टुकड़ा मुझे भी मिले, पर एक तुम हो जो सूरज का सूरज ही आसमां समेत अपनी उबरी में बंद करने पर अड़े हो। पर एक तुम हो जो सूरज का सूरज ही आसमां समेत अपनी उबरी में बंद करने पर अड़े हो। फिर तुम ही कहो मैं उस प्रकाश को कैसे सराहूं जिसे मैंने देखा ही नहीं। फिर तुम ही कहो मैं उस प्रकाश को कैसे सराहूं जिसे मैंने देखा ही नहीं। तो ये उस पुस्तक कविता का एक अंश है। और एक अंश अगर और कि चालाकी हमें छोड़ नहीं रही। थोड़ा देखिए, चालाकी हमें छोड़, स्वागत के समय जब भी हम किसी का वेलकम करने के लिए इकट्ठे, कि चालाकी हमें छोड़ नहीं रही। स्वागत के समय सदा प्रेस कमीज ही होता आगे। स्वागत के समय सदा प्रेस कमीज ही होती है आगे, अथवा बास्केट पर चढ़ा कोट, बनियान तो सारी उम्र कमीज की खाल बचाने अथवा बदन की बदबू समेटने हमारी साजिश का शिकार धोबी की मार खाया हुआ एक शरीफ कपड़ा। पर बनियान तो सारी उम्र कमीज की खाल बचाने अथवा बदन की बदबू समेटने हमारी साजिश का शिकार धोबी की मार खाया हुआ एक शरीफ कपड़ा है, जो हर रोज हमारे सीने के करीब रहकर भी हमें चाकू नहीं घोंपता। जो हर रोज हमारे सीने के करीब रहकर भी हमें चाकू नहीं घोंपता। तो ये था ये एक कविता का ही अंश यूं कह सकती है। दूसरी पुस्तक मेरी कविता की है शब्दों के संपुट में। उसकी एक छोटी कविता मैं आपको सुनाता हूँ कि आखिर वो कौन है। आखिर ये उस समय की सामयिक परिस्थितियां जो थी, जब कविताएं लिखी गई तो उस समय का माहौल बनता ही है जो भी बना। तो आखिर वो कौन है जो दो कौमों के बीच मजहब को कंटीले खूंटों की तरह गाड़ देता है, सांझे आंगन में गड्ढे खोदता हुआ। आखिर वो कौन है जो दो कौमों के बीच मजहब को कंटीले खूंटों की तरह गाड़ देता है, सांझे आंगन में गड्ढे खोदता हुआ। उसकी क्या जात है जो घृणा को बारूद में मिलाकर बमों में फोड़ता है और आदम की नस्ल को चौराहे पे नंगा करके छोड़ता है। और जिसके लिए सद्भाव, सम्मान, भाईचारा, ईमान चिलम में गांजे की तरह सूटे की चीजें हैं। और जिसके लिए सद्भाव, सम्मान, भाईचारा, ईमान चिल्म में गांजे की तरह सूटे की चीजें हैं, और समाज, राष्ट्र तथा मानवता सट्टे की चीजें। और समाज, राष्ट्र तथा मानवता सट्टे की चीजें। और मांग देखिए कि बराबर बार लोग बिना सोचे समझे कुछ भी मांग लो सरकार से और परेशानी खड़ी करते रहो। तो मुझे एक मांग, छोटी सी कविता है ऐसे ही, कि मुझे हिंदुस्तान के अंदर गोरखालैंड दे दो, मैं जो चाहूं मांगू। तो मुझे हिंदुस्तान के अंदर गोरखालैंड दे दो, मुझे हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान दे दो, मुझे हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान दे दो, और मुझे हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान दे दो, मुझे हिंदुस्तान के अंदर रूस की बोली, अमेरिका की वॉइस और चीन की जबान दे दो। यहाँ हर नागरिक को कुछ भी मांगने का अधिकार है, केवल राष्ट्र प्रेम को छोड़कर। और फिर मैं खाली एक स्थान ही तो मांग रहा हूँ, मैं कौन सा पूरा हिंदुस्तान मांग रहा हूँ। फिर मैं खाली एक स्थान ही तो मांग रहा हूँ, मैं कौन सा पूरा हिंदुस्तान मांग रहा हूँ। तीसरी एक पुस्तक थी मेरी, गीत संग्रह है ये, दिन गुलाब होने। इस पर भी अकादमी पुरस्कार मिल गया, उन्होंने दे दिया। तो कहने का अर्थ उसमें नए गीतों का आम चलन आ गया था तब, और वो कुछ लिखे हुए थे। तो उसका नाम है कि दिन गुलाब होने दो। उसका एक छोटा सा देखो दिन का एक सुनाता हूँ टुकड़ा, कि
दिन लिख रहे हैं धुंध कुंद हो रहा उजास आस क्या करे। छोटे क्या कमाल। मैं समझता हूँ हिंदी का बहुत छोटा छंद अगर कोई होता है तो उनमें से एक ये भी है। छोटे छंद प्रभाव में आप इसकी थोड़ी सी दुरंगतता भी देखिए अर्थ की, कि दिन जी जी दिन लिख रहे हैं धुंध कुंद हो रहा उजास आस क्या करे। पहाड़ पड़ रहे हैं बर्फ, और पहाड़ पहाड़ पड़ पढ़ रहे हैं बर्फ सर्द पड़ रही उमंग रंग क्या करे। क्या पहाड़ क्या पड़ रहे हैं बर्फ सर्द पड़ रही उमंग रंग क्या करे। और सूर्य दे रहा दगा, सूर्य बहुत सूर्य दे दे रहा। रहा दगा जगाना भोर का हुलास हास क्या करे। और बहुत सूर्य सुंदर, दे बहुत। रहा दगा जगाना हो भोर का हुलास हास क्या करे। और रक्त रेत पर लुटा, आचार्य जी, रक्त क्या रेत पर लुटा उगा ना गंध ना पराग राग क्या करे। क्या रक्त रक्त रेत पर लुटा उगा न गंध न पराग राग क्या करे। और धूप बहुत सुंदर। बादलों में रोए, धूप धूप बात बादलों में रोए ढोए मिन्नतें हजार प्यार क्या करे। और क्या धूप क्या बादलों में रोए ढोए मिन्नतें हजार प्यार क्या करे। आपको हिंदी कविता में जो ट्रेंड है उससे हटकर एक थोड़ी सी आध्यात्मिकता लिए हुए एक कि मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। तो जब जी जी आपने जी कविता की बात करी दी है तो संग्रह चाहिए, मैं इसके बाद ये दूसरे विषय बिल्कुल। पे आता हूँ। तो जी 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 कविता का शीर्षक है प्रात, सुबह। अब देखिए कि, जी जी इसका दूसरा अर्थ आप आसानी से, क्योंकि आप संस्कृत के भी विद्वान हैं। जी हाँ तो जी। प्रात हुई घाटी की कुंडलनी जागी, वाह आचार्य जी, प्रात वाह। हुई घाटी की कुंडलनी जागी माथे पे दम का सहस्रार। क्या कमाल, बहुत बढ़िया। सूर्य, ये बिल्कुल। सुबह जब जब उस धुंधलके में से सुबह जब निकलती है तब का, और जब किसी जी की प्रात होती है असल मन जी की, जी उसके चिंतन की, प्रज्ञा की, तो प्रात हुई घाटी की कुंडलनी जागी माथे पे दम का सहस्रार। और वसुधा ने महसूसा शक्तिपात, क्या कमाल। वसुधा ने महसूसा। महसूसा शक्तिपात संज्ञा ने पाया आकार। वसुधा बहुत ने बढ़िया। महसूसा शक्तिपात संज्ञा ने पाया आकार। और चिड़ियों ने नाचा कुचिपुड़ी, और वाह। चिड़िया इंद्रियां, और चिड़िया हाँ वैसे भी, और क्या चिड़ियों ने नाचा कुचिपुड़ी दस्तक दे आंगन के द्वार। चिड़ियों ने नाचा कुचिपुड़ी नृत्य दस्तक दे आंगन के द्वार। प्रात हुई घाटी की कुंडलनी जागी माथे पे दम का सहस्रार। और दूब ने हल्की की आंखें, क्या दूब कमाल, सारी बहुत। चिंताओं भी, दूब जब सूर्य निकलता है तो वो ऊपर पड़े हुए वो जो ओस कण होते हैं वो जी धीरे जी धीरे बैठ जाती हैं। तो दूब ने हल्की की आंखें और धूप ने चूमा जब बार बार। क्या दूब ने हल्की की आंखें, धूप ने चूमा जब बार बार। और पेड़ों ने तान दिए साए, जो कमाल। उदार चित्त लोग होते हैं, उदार चरिता नाम तू वसुधैव नहीं। कुटुंबकम, आप जानते हैं। पेड़ों ने तान दिए साए, पत्तों ने छेड़ दी गिटार। वाह। नई नई शब्दावली है, नवगीत। पेड़ों ने तान दिए साए, पत्तों ने छेड़ दी गिटार। और जगती ने किया फिर हाथ जोड़ ज्योति के मूल को नमस्कार। जगती ने बहुत किया फिर हाथ जोड़ ज्योति के मूल को नमस्कार। जी सर। बहुत श्रेष्ठ। उसके बाद डॉक्टर साहब, संस्कृत में भी एक, जी 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 संस्कृत और पढ़ एक एक। संस्कृत का मैं, हाँ संस्कृत पर आता हूँ। जी जी। कवितांतरम संस्कृत की पुस्तक का नाम है मेरा। जी। बड़ी श्रेष्ठ और रचना है आपकी। उसमें हाँ जी। उसमें एक लंबी कविता है, लेह वाह लद्दाखियम, वाह। जो बिल्कुल संस्कृत की परंपरा से हटके, और बिल्कुल। बिल्कुल जिसे गैर रोमांटिक कविता जो संस्कृत में बहुत बहुत कभी कभी मिलती है, मिलती है, वो बिल्कुल कुदरती बिल्कुल। हो गया, ऐसा कुछ सोच के नहीं किया था। परंतु बिल्कुल बिल्कुल। वही समझिए कि उसमें एक आपको उसका मैं
थोड़ा सुनाता हूँ जी जी, कि स्वागत। जी जी इसका पुस्तक है कि जैसे वहाँ लेह लद्दाख में, लेह में, जी जी तो वहां पर वहां का वातावरण है कि श्रूयते यत्र सर्वत्र बौद्ध धर्मस्य देशना, गीयते यत्र सर्वत्र प्राणी कल्याण कामना। और हाँ कैसी भूमि है वहां, सूखी है, रूखी है, बारिश पानी कम होता है, पर फिर लंबी दूर दूर तक पट्टियां, हवा उसकी सूखी रेत की। तो देखिए उसका चित्र है कि निर्जलत्वम गता भूमि, निर्जलत्वम गता भूमि निर्विकल्पं मनो यथा, निर्विकल्प मनो निर्जलत्वम गता भूमि निर्विकल्पं मनो यथा, निर्ममत्वं यथा व्यक्तौ, निर्ममत्वं यथा व्यक्तौ वर्धते मोह संक्षय, क्या निर्ममत्वं यथा व्यक्तौ वर्धते मोह संक्षय। तो ये बिल्कुल। इसके साथ ही में संस्कृत की बात चल रही है, तो हाँ जी आप मेघदूत, मेघदूत का नाम, मेघदूत का पारायण, मेघदूत का जो कुछ भी ग्राह्य है, वो हर जी जी संस्कृत का विद्यार्थी जानता है, पढ़ता है। और आप लोगों ने सारी उम्र मेघदूत पढ़ा है, कालिदास जैसे महान, यूं कहना चाहिए अमर कवि, उनका वाह, उनका मेघदूत काव्य है, 120 श्लोक हैं। मैंने उनका हिंदी में पद्यानुवाद किया। हाँ जी जी बिल्कुल। आप बड़ा आप कहें तो मैं एक पद्य सुनाता हूं आपको निश्चित निश्चित। कि जब मेघ को देश निकाला हो गया, तो जी जी उसकी जो प्रिया थी वो अलका में रह गई। तो जी जी वो अपना उस प्रिया का ध्यान करते हुए, सोचते हुए कि भाई इतना कठिन मौसम आएगा, बड़ी बारिश होगी, भयंकर बादल आएंगे, तो कैसे क्या करेगी वो। तो उसका क्या वो है कि सावन घिरने पर वह कैसे जीवेगी बाला। ये सीधा अनुवाद ही सुना रहा हूं, क्योंकि संस्कृत के श्लोक तो आप जानते हैं। बिल्कुल। जी जी सावन घिरने पर वह कैसे जीवेगी बाला, ये सोच उसे निज कुशल सूचना देनी चाहिए। ये सोच उस यक्ष ने, ये सोच उसे निज कुशल सूचना देनी चाहिए। अतः तट के कुटज कुसुम की अंजलि भर प्रसन्न हो, अतः तट वाह, के कुटज कुसुम की अंजलि भर प्रसन्न हो। स्वागत के उसने उस धन की प्रीति पूजा की, स्वागत क्या के कमाल। उसने उस धन की प्रीति पूजा की। और एक वो है वाह, कि वे कहाँ धूम, तो वो जो मेघ कैसे बना, तो कहते कहाँ धूम ज्योति पानी वायु से बना मेघ वह, बहुत कहाँ बढ़िया। धूम ज्योति पानी वायु से बना मेघ वह, कहाँ चेतन प्राणी के द्वारा संदेश कथन औ। पर उसने इस पर रंच मात्र भी नहीं विचारा, तब वाह, ध्यान ही नहीं आता है जब ऐसे भाव में व्यक्ति होता है। जी तो जी पर उसने इस पर रंच मात्र भी नहीं विचारा। क्यों? क्यों रे कामी जन जड़ चेतन में अंतर नहीं करते, रे कामी क्या जन कमाल। जड़ चेतन में अंतर नहीं। क्या जी कामी स्वतम थी। हाँ जी। हाँ, कामी सुतम पश्यति। जी डॉक्टर साहब, एक पहाड़ी में हो जाए तो बहुत सुंदर। अच्छा, क्योंकि मैं पहाड़ी में भी, जी पहाड़ी में आता हूँ मैं, एक सेकंड। जी जी, अभी मैं आपको, या सामने बिहारी इसके जो है सतसैया का हर कोई पद्य है वो भी चलेंगे। हाँ सत्सई भी है। हाँ आ, बिल्कुल। आपके पास तो बहुत ही साहित्य आकर है, साहित्य की खान है आपके पास। ये तो बड़ा सौभाग्य है कि आप हर विधा में। ये तो आचार्य जी आपका आपका सद्भाव है, सौहार्द है, जिसके हरि ओम। कारण ऐसा है। पहाड़ी की पुस्तक आप एक सेकंड के लिए, एक सेकंड में आप समय लेता जी हूँ। जी जी हम डॉक्टर ओम प्रकाश सरस्वती से बात कर रहे हैं।
और उनके साहित्य को पढ़ने का और उस पर विचार चिंतन करने का हमें काफ़ी अवसर मिलता रहा है और अकादमी में भी कई वर्षों से वो जुड़े रहे हैं और अकादमी में कार्यकारी परिषद में उनका बहुत योगदान रहा है साहित्य लेखन के साथ-साथ। जी, मैं आप अगले भी उनके साहित्य के पारखी रहे हैं, पाठक भी रहे हैं। आप डॉक्टर सारस्वत के लेखन को उनके साहित्य को किस तरह से आंकते हैं, किस तरह से आप देखते हैं? एक समीक्षक, एक पारखी की नज़र से। उसके बाद हम डॉक्टर सारस्वत जी की पहाड़ी की कविता सुनेंगे। हाँ, एक टिप्पणी आपसे मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, मैंने आज से नहीं सन 1970 से इनके साहित्य को पढ़ा है। मैं संस्कृत की एक इनकी जो रचना है, संस्कृत साहित्य इतिहास, उसका एक गद्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कालिदास के ऊपर में लिखते हैं कि कविकुल कमल विवाह करे विद्वत धूरिण धौर्य कविता वनिता वरण्य सरस्वती वर्ण नंदन नंद के पंडिताना विलासो देववाण्य सरस्वती ही समुपासिता महाकवि अस्य कवितानां यत्र माधुर्यस्य मधुर सन्निवेशः प्रसादस्य स्निग्धता अलंकाराणां च सुंदरतयोगा दिश्यते तत्रैव अस्य उपमानां अवलोकनीयमस्ति। मैं तो इस तथ्य पर पहुंचा हूं कि डॉक्टर ओम प्रकाश सारस्वत स्वयं एक अक्षर निर्मित करते हैं, चाहे वो संस्कृत में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं। इनकी रचनाओं में एक अपनी ही वानगी होती है और इनके जो प्रस्तुत विचार हैं वो स्वतः ही पाठकों तक जो है वो अपनी संप्रेषणीयता जो है वो बनाने में सक्षम होते हैं। जी जी जी, आभार आपका इस टिप्पणी के लिए। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर मीनाक्षी पॉल, आरती जोशी, डॉक्टर ओम प्रकाश राही, सुदर्शन वशिष्ठ, जगदीश शर्मा जी, मुकेश नेगी और बहुत सारे हमारे श्रोता दर्शक आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं डॉक्टर गौतम जी के माध्यम से डॉक्टर सारस्वत जी से पुनः आग्रह करूंगा कि वे जो अपनी रचना ढूंढ करके लाए हैं उसका पाठ करके श्रोताओं तक अवश्य पहुंचाएं। डॉक्टर सारस्वत जी। जी, धन्यवाद डॉक्टर करम सिंह जी। रचना क्या, मैं पुस्तक के लिए आया, ये नई पुस्तक आई है अभी, तो एक ही सुनाऊंगा रचना पर। उसका शीर्षक है सूर्य साई लो, सूरज जैसी रोशनी। लो प्रकाश, तो सूर्य साई लो, जितनी अंदर बलनी मित्रा, जितनी अंदर बलनी मित्रा तितनी लो होने घर बाहर, जितनी अंदर बलनी मित्रा तितनी लो होनी घर बाहर, ज्ञाना जितना मगदा जाना तितने सुजने ग्वाचे ठार, ज्ञाना जितना मगदा जाना तितने सुजने ग्वाचे ठार, कितनियां ही सरसुतियां सुकियां, कितनियां सीरा होइयां रेत, कितनियां ही सरसुतियां सुकियां, कितनियां सीरा होइयां रेत, शमशाना मना मचाना ऊपर कुद्दी कुद्दी गा दे प्रेत, शमशाना मना मचाना ऊपर हुण कुद्दी कुद्दी गा दे प्रेत, मन तड़फा दा किश करने जो पूर्वलियां कर्जा भरने जो, फी जमने जो फी मरने जो, द्रुपा साई सा भरने जो, मन तड़फा दा किश करने जो पूर्वलियां कर्जा भरने जो, फी जमने जो फी मरने जो, द्रुपा साई सा भरने जो, इस खातर अपनियां भठियां अंदर, डॉक्टर साहब इस खातर अपनियां भठियां अंदर, सोचां दी शुद्ध यूरेनियम पा, सोचां दी शुद्ध यूरेनियम पा, गोले लकड़ी झोंके छड़ी सूरजा जो भटिया भी चला, इस खातर अपनियां भठियां अंदर सोचां दी शुद्ध यूरेनियम पा, कोले लकड़ी झोंके छड़ी सूरजा जो भटिया भी चला, कई जन्मां दे अणमुक अण था, कई जन्मां दे अणमुक अण था, कंडियाले झाड़ सरोए अंदर, साहब कई जन्मां दे अणमुक अण था, कंडियाले झाड़ सरोए अंदर, सारे कलम कराना पौने तां बदने तगर कने चंदन, सारे कलम कराना पौने तां बदने तगर कने चंदन,
जितनी कवियां लो कीती, जितनी भी कवियां लो कीती, जितनी जोत जगाई संतां, सारे अपना लोहू बालिया तां होइयां पूरियां जाई मनतां। डॉक्टर करम सिंह जी, जी बहुत खूब, बहुत खूब। जितनी भी कवियां लो कीती, जितनी जोत जगाई संतां, सारे अपना लोहू बालिया तां होइयां पूरियां जाई मनतां। तिसा तिसा लोई दे ओले ओले, फिर तिसा लोई दे ओले ओले, वाल्मीकियां राम पछाणे, व्यास होरा ने कृष्ण खलाए, अपदीप हुए बुद्ध स्याणे, और कबीर लुकाठा लई खड़ोता, प्रेम दीवानी मीरा होई, तुलसियां सम दृष्टि विस्तारी, नानका दे मन पुण्या होई, और मित्रो जगा तिसा लोई जो। तो मित्रो जगा तिसा लोई जो, जिसने नेरे रस्ते सुझ दे, जिसने नेरे रस्ते सुझ दे, और जिसने मना दे जगनू बल दे, जिसने प्यारां दे फुल खेड़ दे, और जेड़ी लो लोकां जो भौंदी, जेड़ी लो लोकां जो भौंदी, जिसने मना दियाली आंदी, जेड़ी जोत दिलां मंझ जगदी, जेड़ी लो सूरज बन बलदी, जेड़ी लो लोकां जो भौंदी, जिसने मना दियाली आंदी, जेड़ी जोत दिलां मंझ जगदी, जेड़ी लो सूरज बन बलदी, तो मित्रो जगा तिसा लोई जो, सज्जनों जगा भला तिसा लोई जो, मित्रो जगा तिसा लोई। तो एक पहाड़ी कविता, बाकी पूरी पुस्तक है। तो जी आप सन 1980 से 1985 की अवधि में हिमाचल कला भाषा साहित्य अकादमी शिमला के मान्य सदस्य भी रहे हैं। अकादमी से प्रकाशित श्यामला, सोमसी, हिम भारती, विक्रोफन पत्रिकाओं से न केवल हिमाचल प्रदेश प्रत्युत देश के अन्य राज्यों के लेखकों को भी लेखन की दिशा में प्रोत्साहित किया है। स्वर्गीय पाराशर, स्वर्गीय डॉक्टर बंशीराम शर्मा, स्वर्गीय डॉक्टर विद्याचंद ठाकुर, स्वर्गीय मौलूराम ठाकुर तथा श्री जगदीश शर्मा जी के नाम अकादमी कार्यक्रमों के उत्थान योगदान के लिए रेखांकित करने योग्य हैं। और संप्रति डॉक्टर करम सिंह आर्य मान्य सचिव भी इस दिशा में कृत संकल्प है तथा कोरोना संक्रमण महामारी में भी जो अकादमी की गतिविधियों को जीवंत रखते हैं, उनके समस्त सहयोगियों के साथ ये कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं, ये भी वर्धापन के पात्र हैं। आपका अकादमी के विषय में क्या साहित्यिक विमर्श है? कृपया अपने विचार अकादमी के साहित्यिक विमर्श। आचार्य जी, जी हिमाचल में साहित्य के प्रचार, प्रसार, निर्माण और उसके लोगों तक परिचय कराने में जितना अहम रोल अकादमी का है, ये मैं पूरी अपने मन से बोल रहा हूँ, पूरे तहे दिल से, उतना किसी संस्था का नहीं। निस्संदेह अकादमी ने साहित्य के प्रचार प्रसार में और उसके निर्माण में, सृजन में बड़ा योगदान दिया है। अकादमी न होती तो लोग लिखते नहीं, अकादमी न होती तो इतने बड़े लेखकों की संख्या नहीं जुटती, और अकादमी के जितने सारे उस समय के सामान्य भी अकादमी के अगर कोई सदस्य थे, कर्मचारी थे, सचिव थे, दूसरे, वे सारे के सारे साहित्य के ऊपर गंभीर चर्चा करते थे, और वे सारे ये मान के चला करते थे कि हिमाचल की अकादमी को अपना एक वजूद बनाना है और हिमाचल की अकादमी का भी नाम होना चाहिए। और उस समय पर अकादमी के कार्यक्रम आपको बताऊं मैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और उसके साथ साथ देखिए सारे पास के चंडीगढ़ में, साथ पास के प्रदेशों में बहुत बहुत कार्यक्रम होते थे, जो केवल कविताओं से ही नहीं चला करते थे। कविताओं के साथ साथ वहाँ बड़े गंभीर विषयों की चर्चा होती थी, भाषा विज्ञान पर सेमिनार होते थे, काव्य शास्त्र पर चर्चा होती थी। तो अकादमी का योगदान सच में ही, और जितने आपने नाम गिनाए और इसकी जितने सचिव रहे, सब ने अपने अपने समय में खूब और गहन, यूं कहना चाहिए, बड़ा प्रबल योगदान किया है। जी। तो अकादमी का मैं इस मामले में हिमाचल में कम से कम सारी
विभिन्न भाषाओं के साहित्य को आगे लाने में बड़ा योगदान, महत्वपूर्ण। हाँ डॉक्टर, मेरी अंतिम जिज्ञासा है कि पाठ्यक्रम के लिए आपके द्वारा लिखित संपादित अनेक पुस्तकों के अध्ययन से उत्तरी भारत में हृदय से कृतज्ञता एवं अपने को धन्य मानने वाले असंख्य विद्यार्थी उच्च पदों पर विराजमान हैं। उनमें लगभग 40 पुस्तकों के स्वामी व्यंग्य लेखक डॉक्टर अशोक गौतम तथा लगभग 1 दर्जन पुस्तकों के लेखक डॉक्टर शंकर वासिष्ठ आदि कई आपके शोध छात्र और विद्यार्थी रहे हैं। तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आचार्य जी, रही बात कक्षाओं में किसी भी विद्यार्थी से जब कोई बात होती थी या उसे अध्यापन कह लीजिए, अध्यापन जब होता था तो वो तो सबके साथ एक जैसा ही होता था, सामान्य सा ही। पर उनमें से ही कुछ लोग साहित्य के प्रति भी अपनी रुचि दिखाते थे और जिसने जहां जब कभी भी ऐसी कोई रुचि दिखाई उसे हमने जरूर उत्साहित किया और उसके बाद उनकी कुछ रचनाएं प्रकाश में आने लगी, पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी, उनकी अपनी रुचि में बढ़ोतरी हुई और वे लोग धीरे धीरे साहित्यकार हुए। आज अशोक गौतम बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, वशिष्ठ जी बहुत अच्छे शोधक हैं और इसके साथ कितने ही लोग हैं, सबको गिनाना अच्छा नहीं लगेगा, लोग सोचेंगे अपनी सूची बढ़ा रहे हैं, परंतु बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आए, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और कुछ अपनी ओर से भी अगर उनके उसमें कुछ योगदान हो सका तो जरूर किया जी। तो डॉक्टर साहब, जीवन की तुरीय अवस्था संन्यास आश्रम में भी डॉक्टर ओम प्रकाश सारस्वत संप्रति भाषा, संस्कृति और साहित्य के अनेक पक्षों पर शोधरत हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि माननीय डॉक्टर ओम प्रकाश सारस्वत एक ऐसी सृजनशीलता के सुप्रतीक हैं जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, अस्मिता के प्रति प्रतिबद्ध भारतीय इतिहास चेतना के प्रति सर्वथा सजग, साहित्य में मूल्यों की सत्ता के प्रति सावधान तथा एक संपूर्ण मानवीय पक्ष की प्रतिष्ठा के कृत प्रयत्न कृति साहित्यकार हैं। उनकी रचनात्मकता, मौलिकता मानव में आश्वस्त के अनेक क्षितिजों का उद्घाटन करती है। डॉक्टर सारस्वत की सोच यथार्थवादी होते हुए भी आदर्श की पक्षधर हैं। सभी महत्वपूर्ण लाभप्रद जानकारियों के लिए डॉक्टर सारस्वत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सारस्वत जी से रखता हूं कि एक दो प्रश्न मैं जरूर लेना चाहूंगा। डॉक्टर सारस्वत जी जी डॉक्टर सारस्वत जी, आप कुछ एक दो चीजें हम और सुनना चाहेंगे। आपकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, अगर थोड़ा सा बहुत कंठस्थ हो, हरी घास, आपकी जो हरी घास पर एक कविता है, होती होगी हरियाली देखने की औरों के लिए चीज, उनके लिए तो चरने की चीज है, उसको मैं जरूर श्रोताओं तक पहुंचाना चाहूंगा आपके मुखारविंद से, और उसके बाद एक आध प्रश्न हम आपसे जरूर लेना चाहेंगे। जरूर। और आप गीतकार भी हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं आप, और इस एक आध गीत भी हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज ऐसा सौभाग्य मिला है और कोरोना काल में 5-6 महीने के बाद आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को देख पा रहे हैं, कुछ अपनी रचनाएं सुना पा रहे हैं, बातचीत संवाद कायम हो पा रहा है। तो एक दो चीजें, ये अपने पसंद की कुछ कविताएं और एक आध गीत हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे, उसके बाद एक दो प्रश्न मैं आपसे और लेना चाहूंगा। अच्छा, चलिए, कोई नहीं। तो पहले तो मैं आपको ये आपके उसमें नहीं है, मेरे एजेंडे में है, सत्सई मेरी एक नई रचना प्रकाशन के उसमें है, छप रही है, ओम सत्सई उसका नाम है, और 780 के ऊपर इसमें दोहे हैं जी। और इसमें मैं कुछ दोहे ऐसे ही सुना देता आपको।
तो पता जी। नहीं आपको कैसी लगे। जैसे एक है ये, यूं कहिए कि मैंने शीर्षक देकर इन दोहों को लिखा है। जैसे संबंधों के स्रोत, वाह, संबंधों के स्रोत, स्रोत। रिश्ते जिन्हें हम रिश्ते बोलते हैं, तो रिश्ते तन की नाड़ियां, रिश्ते मन के गोत। थोड़ा उस तह तक जाके, रिश्ते मन क्या? की नाड़ियां, रिश्ते तन की नाड़ियां, रिश्ते मन के गोत, रिश्ते झरनों से सगे संबंधों के स्रोत। रिश्ते झरनों से सगे संबंधों के स्रोत, संबंधों के और रिश्ते पावन धूप हैं। रिश्ते आचार्य जी, रिश्ते पावन धूप हैं, रिश्ते मीठा ताप, रिश्ते ऊष्मा से भरे मधुर मधुर सा भाप। रिश्ते ऊष्मा से भरे मधुर मधुर सा भाप, रिश्तों की शोभा बड़ी, मन हो जाए बसंत, कली कली हर खिल उठे बगिया भर प्रत्यंत। और बचपन के रिश्ते कभी भूले नहीं भुलाए, दोस्त दोस्त को पकड़ नित बलपूर्वक घर लाए। और मीन निम्नतम नरक से करता जो जन त्राण, वो ही मित्र मित्रेश है, एक दूजे का मान। कहने का अर्थ ये, बहुत बढ़िया। इसमें दोहे हैं। और जो आप कविता की बात कर रहे हैं हरियाली, तो उसमें है कि होती होगी हरियाली आपके लिए देखने की चीज, क्या कमाल है, होती होगी हरियाली आपके लिए देखने की चीज, औरों के लिए वह चरने की चीज है, औरों के लिए वह चरने की चीज है। सारी जी, सारी सुनना चाहें तो 1 सेकंड रुकना पड़ेगा। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, हम आगे सामने संवाद बढ़ाते हैं। जी, अभी काफी लोग आपको और भी सुन रहे हैं। मोहिंद्र सिंह जी हैं, मदन जी हैं, डॉक्टर ओपी राही कमेंट भी कर रहे हैं आपका, और वक्तव्य और रचनाएं भी सुन रहे हैं। डॉक्टर रजनीकांत, डॉक्टर अनंत आलोक जी, जो दोहे स्वयं भी लिखते हैं, वो आपको सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बात जी, मैं और करना चाहूंगा। आपने सत्सई की बात की है, जो आज प्रकाशना दिन है। आपने साहित्य की, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे पहाड़ी हो, सभी विधाओं में लिखा जी, है। पंजाबी। और जैसा सुबह थोड़ी सी आपसे चर्चा हुई थी, तो आपने ये संकेत किया था कि आप संस्कृत में भी हाइकू लिख रहे हैं। हाँ, और ऐसा संस्कृत अगर में हुआ भी है तो सचमुच हाइकू, में ये एक नया संस्कृत, और बहुत सफल प्रयोग है। उसके बारे में भी कुछ आप कहना चाहें? आचार्य जी, संस्कृत में तो मैंने हाइकू हिंदी में, संस्कृत में नहीं लिखे। हिंदी जी, में एक महाकाव्य बुद्ध ने कहा, वो हाइकू छंद में हाइकू छंद में। महाकाव्य है वो। जी जी, जैसे अपदीपो भव, है ना, अब उसका उसका अगर आप कहें तो मैं 2-4 जी हाइकू सुना सकता हूँ आपको। जी जी। और जी, उसमें ये देखिए, जी जैसे ये हाइकू है कुछ, बुद्धत्व बढ़ा, बुद्धत्व बढ़ा। बढ़ाने के लिए, से इच्छाएं काम प्रेम सब बंधन इनसे बच। ये छंद में है पूरा, 5-7-5 का क्रम रहता है जी छंद में। जी सबसे छोटा जी छंद है, इच्छाएं काम प्रेम सब बंधन इनसे बच, द्वेष भाव को छोड़ शांति समता का मार्ग रच, और जी बोधि को उगा, बुद्धत्व बढ़ा और आत्मा में जग। जब बोधि को उगा, बुद्धत्व बढ़ा और आत्मा में जग, जग में ना तू झूठ बढ़ा और ना खुद को ठग, प्रेम घटाना लोभ बढ़ाना तेरा ये कैसा ढब। प्रेम घटाना लोभ बढ़ाना तेरा ये कैसा ढब, खुश जाएगा समय अलस हो सोएगा जब। खुश जाएगा समय अलस हो सोएगा जब, प्रीत की कली खिले है तभी, जब हो नव नव प्रीत की कली खिले है तभी। और अपदीप हो, देखिए, बुद्ध ने कहा, रे घना अंधेरा है,
अपदीप हो। आप जानते हैं अपदीप हो ना? तो बुद्ध ने कहा घना अंधेरा है, अपदीप हो। स्याह तमिश्रा ने आ डाला डेरा है, अपदीप हो। कामदस्यु ने मर्यादा को छेड़ा है, अपदीप हो। सभी मनों में फैला तेरा मेरा है, अपदीप हो। सांझे हक में क्या तेरा क्या मेरा है, अपदीप हो। सांझे हक में क्या तेरा क्या मेरा है। और दिव्य सूर्य को आ द्वंद्वों ने घेरा है, दिव्य सूर्य को आ द्वंद्वों ने घेरा है, अपदीप हो। बुद्ध ने कहा अपदीप। जी, ये है हाइकू छंद में। जी सर। और हरियाली भी लगते हाथ सुनाई देता हूँ, अगर आप जी जी बिल्कुल बैठे सुनाई ही हैं सुनाई। तो मैं भी बैठा हूँ। जी जी तो वो है सुनाई। जी, होती होगी शीर्षक है वैसे तो उसका, पर यूं हरियाली ही बोलते थे। तुम सारी दुनिया को कमर से बांध के नहीं रख सकते, तुम सारी दुनिया को कमर से बांध के नहीं रख सकते। बांध के नहीं रख एक सकते। तुम ही नहीं हो सारी मर्यादाओं के मेरू, एक तुम ही नहीं हो सारी मर्यादाओं के मेरू। और विश्व जब तुम्हारी इच्छाओं का विकास नहीं है, तो तुम कैसे कर सकते हो सारी नागफनियों से कमल होने की आशा। विश्व जब तुम्हारी इच्छाओं का विकास नहीं है, तो तुम कैसे कर सकते हो सारी नागफनियों से कमल होने की आशा। तुम खुद बुद्ध बन सकते हो, तुम खुद बुद्ध बन सकते हो, पर नंद और सुंदरी के द्वंद्व में तुम्हारा वैराग्य धेले की चीज नहीं। तुम खुद बुद्ध बन सकते हो, पर नंद और सुंदरी के द्वंद्व में तुम्हारा वैराग्य धेले की चीज नहीं। फिर तप की सारी क्रियाएं, योग की सारी साधनाएं मात्र नाड़ियां सुखाने के बहाने हैं। डॉक्टर साहब, फिर तप की सारी क्रियाएं, योग की सारी साधनाएं मात्र नाड़ियां सुखाने के बहाने हैं। मन महाभोज से कदापि विरत नहीं होता, मन महाभोज से कदापि विरत नहीं होता। और होती होगी हरियाली आपके लिए देखने की चीज, और होती होगी हरियाली आपके लिए देखने की चीज। औरों के लिए वह चरने की चीज है, और औरों के लिए वह चरने की चीज। जी जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बात करना चाहेंगे हम आपसे, क्योंकि आपने संस्कृत साहित्य भी लिखा, और जो डॉक्टर गौतम जी ने प्रारंभ में कहा था, हमने भी उसको पढ़ के शास्त्री की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, और आज भी वो पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। वो मानक सबसे छोटी पुस्तक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो। आचार्य जी, उस पुस्तक का नाम जी, उस पुस्तक का नाम बनारस के मोतीलाल बनारसी दास हैं, उन्होंने अपनी सूची में भी दे रखा था। जी जी, कई विश्वविद्यालयों में, कई पाठ्यक्रमों में है, कई विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी। तो आदेश क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया है, और उसके क्रियान्वयन की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है, और उसके लिए समिति भी बनी है। केसी शर्मा जी उसके अध्यक्ष हैं, और सदस्य सचिव के रूप में मुझे काम करने का अवसर दिया गया है। कुछ सदस्य भी हमारे उसमें हैं। तो संस्कृत के साहित्य और संस्कृत भाषा की और राजभाषा के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, संस्कृत विश्व की समृद्धतम भाषा है, संस्कृत विश्व की सबसे शालीन भाषा है, संस्कृत भाषाओं की महारानी है। जितना चिंतन, अध्यवसाय, जितना श्रम और जितना सात्विक श्रम संस्कृत के लेखकों ने, चिंतकों ने किया है, उतना मुझे नहीं लगता। और जितना विपुल साहित्य संस्कृत के उन महानुभावों ने किया है, रचा है, उतना विश्व में किसी दूसरी भाषा का साहित्य नहीं है। ये तय बात है, कोई कहने को कुछ भी कहता रहे। रही बात ये कि हिमाचल सरकार ने संस्कृत को द्वितीय भाषा घोषित किया है, ये बहुत अच्छी स्वागत योग्य बात है। मैंने तो एक आलेख भी लिखा था हिमप्रस्थ में कि सरकार बधाई की पात्र है, और सरकार अगर ऐसे काम करती है तो भाषाओं का विकास होता है। देखिए, बिना राज्याश्रय के कोई अपने आप ऐसा सोचे कि मैं खुद ही उठा के ले जाऊंगा, तब हिमालय हिलता नहीं। ये वो जो
बड़ा श्रम है, सरकार का ही होता है। सरकार की दृष्टि में अगर भाषा का महत्व है और संस्कृत भाषा का महत्व है और वो द्वितीय भाषा के रूप में इन्होंने स्वीकृत की है, तो मैं ये मानता हूं कि इस संस्कृत भाषा का बहुत बहुत उपकार किया है और इसकी जरूरत है। इस भाषा को खाली संस्कृत के प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ के, तो हिमाचल का सौभाग्य है कि यहाँ गवर्नमेंट के भी महाविद्यालय हैं, परंतु जहाँ हम पढ़े हैं, जब पढ़े हैं, शायद आप भी जब पढ़े होंगे, तब संस्कृत का अपने आप ही सारा श्रम होता था। अध्यापक भी लगे होते थे, छात्र भी लगे होते थे, और साथ में जो आसपास के लोग होते थे, मैंने देखा संस्कृत पढ़ने वालों की वे लोग भी मदद करते। तो संस्कृत भाषा को यहाँ ये हिमाचल में द्वितीय राजभाषा घोषित करके सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बधाई की पात्र है। और इसके साथ साथ तो मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ द्वितीय भाषा के रूप में जहाँ जहाँ भी अन्य भाषाओं के साथ जैसा व्यवहार होता है, जैसा सदव्यवहार होता है, वैसा यहाँ भी होना चाहिए। इस संस्कृत को प्रोत्साहन सरकार अगर देती है तो ये भाषा आपकी एक अच्छी संपन्न, समृद्ध और विकसित भाषा के रूप में आगे भी पनपने लगेगी और पनपेगी। तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं आपको भी और सरकार को भी और सारे संस्कृत पढ़ने वालों को। सब संस्कृत वालों के लिए हमारा बहुत सम्मान है, सीधी बात, बहुत सादर हम उनका स्मरण करते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि जिन विद्वानों में ने महाभारत जैसे, रामायण जैसे, गीता जैसे ग्रंथ लिखे, उनकी बुद्धि, उनकी मनीषा, उनकी चिंतन दृष्टि जो वैश्विक थी, वैश्विक से भी यूं कहिए कि कई विश्वों को समेटती थी, वो जो उनमें थी, उनको तो शत बार और शतशः नमन। उन्हें बहुत बहुत हमारा यूं कहना चाहिए कि प्रणाम। जी डॉक्टर सारस्वत जी, आप अनेकों वर्षों तक अध्यापन से जुड़े रहे, शिक्षक रहे हैं, लेखक भी आपने रहे हैं, पाठ्यक्रम की भी अनेक पुस्तकें, समीक्षाएं आपने लिखी हैं और दूरवर्ती शिक्षा संस्थान के माध्यम से भी आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। वर्तमान में सरकार ने जो शिक्षा नीति लाई है और उस पर आजकल बहुत चर्चा हो रही है, हमारे भी इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री महोदय श्री गोविंद ठाकुर जी ने चर्चा की है, और भी शिक्षाविद हैं, सुनील गुप्ता जी हैं, बहुत सारे और लोग हैं, उन्होंने भी परिचर्चा में भाग लिया है। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भाषा, संस्कृति, मातृभाषा और नैतिकता, रोजगार से जुड़ने वाली शिक्षा नीति या अन्य अपने चिंतन के आधार पर आप कैसा देखते हैं? आचार्य जी, बात ऐसी है कि जिसको सरकार का बल मिल जाए ना, उसे किसी दूसरे बल की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर एक, ये जो पढ़ के नौकरी पाने का एक चलन है, और अच्छा भी है क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति नौकरी करता है तो उसके दिमाग में एक अच्छा सामने अपने काम का भी और अन्य कामों का भी परिदृश्य होता है। सरकार अगर संस्कृत पढ़े लिखे लोगों को एक साथ, ये संस्कृत का भी इस नई शिक्षा नीति में समायोग है, वो आप जानते होंगे, सारा आपने वो उनका ड्राफ्ट जरूर देखा होगा जी। मेरा इसमें कहने का अर्थ है कि इन्होंने शिक्षा को, शिक्षा नीति को यूं कहना चाहिए, खोला, इसे खुला किया है। पहले जो बंदी बंधाई, खांचों में बंधी हुई, कुछ प्रयोगों में बंधी हुई और कुछ अपने आग्रहों दुराग्रहों के कारण बंधी हुई शिक्षा थी, उस शिक्षा को इन्होंने खोला है। और उस खोलने का क्या परिणाम है कि ये सब के लिए नए अवसर लेकर आई। इससे क्या होगा कि विद्यार्थी अपने मन के अनुसार अपने विषय का चुनाव कर सकता है, मन के अनुसार जब तक जिस विषय को चाहे ले सकता है और जब चाहे विषय बदल सकता है। जब मन से आप कोई काम करेंगे डॉक्टर साहब, तो वो काम होके रहता है।
और जब आपका मन किसी काम को करने को ना करे, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, आप जानते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि मन से शिक्षा का प्रचार और व्यवहार होगा। यहाँ शिक्षा, आपकी मातृभाषा जो है उसको भी महत्व मिला है इस शिक्षा में। उसके साथ रिसर्च के लेवल पर जाकर ये जो इन्होंने पीएचडी को भी एमए के तत्काल बाद एक एमफिल बीच में ये फालतू था, उसको कहना चाहिए कि समय को भी इन्होंने बचा लिया है। और पीएचडी करने के लिए शोध होना चाहिए। लोग कहेंगे फिर एमफिल नहीं तो पीएचडी की क्या जरूरत है। मैं समझता हूँ कि शोध की अत्यंत आवश्यकता है, पीएचडी बहुत जरूरी है। परंतु ये जो कुछ खानों, कुछ सांचों में बांध के रखी थी, वो पीएचडी अब खुली होनी चाहिए। इसमें एक मेरा सुझाव जरूर, अगर आप अच्छा लगे तो भी ठीक, नहीं लगे तो सुझाव है। कहने का अर्थ है कि बहुत सारे अभी अध्यापक जो रिटायर हो गए हैं और जो अपने काल में वो गाइड रहे हैं, वो अपने अपने समय में वो अलग अनेक विषयों को बच्चों को समझाते, पढ़ाते और उनमें उनकी गति, उन्हें पारंगत बनाते रहे हैं। ऐसे जो अध्यापक हैं, जो समर्थ हों, उन्हें किसी रूप में, चाहे सरकार उनको न दे कुछ, सीधी बात, और अगर कुछ ऐसे भी होते हैं, दूसरी बात है, तो उनको भी गाइड रूप में ढूंढे और शामिल करे। मैंने डॉक्टर साहब एमफिल थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस कराई, एमफिल पूरे भारतवर्ष में कराई, और उस एमफिल से तब के 3 सालों में पास आउट हुए विद्यार्थी मुझे जहां कहीं आज भी मिलते हैं, वो तहे दिल से और मन से आभार मानते। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक नई नीति इंट्रोड्यूस की। ये नीति थी सरकार की, सारी विश्वविद्यालय की सारी उन नीतियों के बीच एक वो रखी। मैंने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से चर्चा की, मुझे लगा कि ये काम हो सकता है, हम क्यों नहीं करा सकते। और मैंने एक आपको बात बताऊं कि कोई एक विषय रिपीट नहीं किया। मैंने किसी पुराने कवि, किसी पुराने साहित्यकार, जिन पर आम लोग पुराने खोज के लाते थे और उसको रीप्रिंट करके, रीटाइप करके सबमिट कर देते थे, मैंने कहा जिस विद्वान की 2 पुस्तकें छपी हैं, जिस पर कोई काम नहीं हुआ है, उस पर एमफिल या पीएचडी कराई। तो उस पर एमफिल कराई मैंने। 500 विद्यार्थी 3 सालों में निकला होगा। तो कहने का अर्थ है एक अवसर है। तो अवसर इस नई नीति में, शिक्षा नीति में अवसर हैं, कई तरह के अवसर हैं। तो सरकार इन पर और विचार करेगी। धीरे धीरे ही विचार यूं कहिए परिपक्व होता है, और धीरे धीरे ही उसकी जो उपयोगिता है वो सामने आती है। तो मैं समझता हूँ कि नई शिक्षा नीति अच्छी है, कुछ नया होना ही चाहिए। नए की ही तो मांग रहती है, कुछ नया ही हम करना चाहते हैं। हर रोज या हर जगह पर नया जो कुछ करके लाता है उसका स्वागत होता है। सरकार ने नया किया है, सरकार का स्वागत है। जी डॉक्टर साहब, एक बात, अंतिम प्रश्न ही अब आपसे करके हम इस कार्यक्रम में समापन की ओर बढ़ना चाहेंगे। वर्तमान में जो लेखन हो रहा है साहित्य की, हम कहें विभिन्न विधाओं में, लेखन प्रक्रिया पहले कुछ और थी, अब उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। समीक्षा, मूल्यांकन, वरिष्ठ लोगों को सुनाना और एक परिष्कार की प्रक्रिया से गुजरना, उसमें थोड़ा सा कहीं कमी दिख रही है। और जैसे छंदोबद्ध कविता से बाहर निकल करके लिखना और भी नए नए विषय जुड़ते जा रहे हैं। तो इसके बारे में जो लेखन प्रक्रिया है और प्रकाशन है, पाठकीय संवेदना है, इसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे जरूर लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप तो एक बड़ी संस्था के मालिक हैं। अकादमी वो एक आदमी की भी होती है और अनेक आदमियों की भी होती है जी। तो उस संस्था में आप साहित्य की तमाम विधाओं से, साहित्य की तमाम गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। आप देख ही रहे हैं रोज के साहित्य किस ओर जा रहा है, लोगों की रुचि कितनी समृद्ध हो रही है, या लोग कितना अधिक लिखना चाह रहे हैं या लिखते जा रहे हैं। लेखन सर, सीधी सी बात है, मैं मानता हूं कि बड़े लोहू और पसीने की कमाई है।
लेखन बड़े अध्ययन और विस्तृत अध्ययन का सार है। लेखन करने के लिए पहले, जैसे आपने कहा, अपने से कुछ अच्छे लोगों के, बड़े लोगों के, विद्वान लोगों के पास जाकर चर्चा, उन्हें उनसे गाइडेंस एक तरह से लेते थे। उन्हें सुनाने का अर्थ ये था, वो कहते थे बेटे ऐसे नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो भी, पर वो ऐसा इस तरह से नहीं कराया, कभी कहते थे, करते थे, परंतु उनकी जो राय होती थी एक बड़ी अच्छी, उसे एक रास्ता सुझाती थी। आजकल लेखन का एक तो थोड़ा यूं भी लग रहा है, अगर आप खाना लें तो लेखन हिंदी, आप भी न्यूज थी, हिंदी ही नहीं पढ़ना चाह रहे लोग। सारे पुस्तकालयों में चले जाइए, वो कहते हैं हिंदी की तो डिमांड ही नहीं सर, कोई पुस्तक इशू ही नहीं कराता। तो कहने का अर्थ ये है कि सरकार भी कुछ ऐसा उपाय करे जिससे ये हमारी राष्ट्रभाषा जो है, ये राजभाषा भी होकर अपना एक स्वरूप ग्रहण करे और बाकी भाषाओं के मुकाबले में अपना एक नया रूप निर्मित करे, और कोई आकर्षण जरूर पैदा करे। बिना आकर्षण के व्यक्ति पास नहीं पटकता, आप जानते हैं। तो इसलिए ही ये आवश्यक है कि सरकार की ओर से भी कुछ काम हो, और कुछ ऐसे लोग भी जैसे छांटे हैं सरकार ने, ऐसे या कुछ और भी हो तो उन्हें भी जोड़ सकते हैं, और उसके साथ उन लोगों का सहयोग ले तो सरकार को भाषा सरकार का विचार नहीं, मुख भी होती। तो इसलिए वो अच्छा और सौम्य बने और आकर्षक बने और अच्छे विचारों को प्रकट करने वाला बने, वो जरूरी है। तो ये आवश्यक है कि आज का लेखन थोड़ा नए दिशाएं, नए रास्ते भी खोले और स्वयं भी अपना एक अस्तित्व स्थापित करे। जी डॉक्टर साहब, ये वर्ष हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व का 50वां वर्ष है, और सरकार इसमें कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा बना रही है विभिन्न विभागों के माध्यम से, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उसमें थोड़ा सा अवरोध हो रहा है। तो साहित्य, भाषा, संस्कृति को लेकर के भी कुछ प्रोत्साहन और सम्मान की योजनाएं बन रही है। अकादमी के भी इस वर्ष 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं साहित्य, कला, संस्कृति की यात्रा को। उस पर भी हम 2 अक्टूबर को बड़ी शुभकामनाएं अकादमी के बारे में, और हिमाचल प्रदेश में जो ये अकादमी की यात्रा है, इस पर भी कुछ आप जैसे विद्वानों के माध्यम से कुछ चर्चा उसमें आगे लाएंगे। अब मैं डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जी से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्हें डॉक्टर सारस्वत जी से कुछ और बात करनी हो, या वो क्या कुछ और बात करना चाहते हैं, और इसके समापन की ओर आगे बढ़े। डॉक्टर गौतम जी। हाँ जी, बिल्कुल हो गया जी समापन। जी, जैसा डॉक्टर गौतम जी कह रहे हैं कि हम इस कार्यक्रम का समापन करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे दर्शकों, श्रोताओं ने संवाद के माध्यम से जो कुछ प्रश्न और वक्तव्य डॉक्टर गौतम जी ने हमारे सामने रखे, और डॉक्टर ओम प्रकाश सारस्वत जी ने उनके बारे में बेबाकी से अपनी टिप्पणियां भी दी हैं, अपनी रचनाएं भी सुनाई और अपने विचारों को साझा किया है। हम ये मानते हैं कि डॉक्टर सारस्वत ने जो साहित्य साधना की है उसमें इस छोटे से समय में बात नहीं हो सकती है, उसके लिए अलग अलग विधाओं पर बात चाहिए, क्योंकि काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, अनुवाद, संस्कृत, हिंदी, पहाड़ी, मेरे ख्याल में कोई विधा शायद साहित्य की ऐसी नहीं है जिसपे इन्होंने लिखा नहीं है, और वो प्रचारित, प्रसारित या प्रकाशित नहीं हुआ है। बहुत हुआ है और उसमें बहुत समीक्षा और चर्चा की आवश्यकता आगे भी बनी रहेगी। हम प्रयास करेंगे आगे भी इस तरह की चर्चाएं, परिचर्चा चलती रहे, और अन्य अन्य विद्वानों को हम साथ लेकर के चलें। डॉक्टर ओम प्रकाश राही जी हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने आज टिप्पणियां भी कार्यक्रम में की हैं। शंकर वशिष्ठ जी सोलन से हमारे साथ जुड़े हैं, और बहुत सारे लोगों ने आज टिप्पणियां की हैं। हम उनके प्रश्नों को तो नहीं ले पाए, लेकिन जो उनके सुझाव हैं, जो वो सुनना चाह रहे थे, उनसे गीत, रचनाएं, उसके लिए हमें थोड़ा सा अवसर मिला है। तो मैं इस कार्यक्रम में पधारने के लिए, अपनी रचनाओं का पाठ करने के लिए, अपने विचारों को साझा करने के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश सारस्वत जी का हिमाचल अकादमी की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और उनके साथ संवाद करने के लिए डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जी का भी धन्यवाद
देना चाहूँगा। और हम धन्यवादी हैं हमारे सभी दर्शकों के, श्रोताओं के, जो हर रोज़ शाम 7 बजे हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और हमारे साथ मिलकर के साहित्य, कला, संवाद की इस परिचर्चा में शामिल होते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। और ये जो कार्यक्रम हमारे हैं, ये फ़ेसबुक पे भी इसकी वीडियो रहती है और यूट्यूब पर भी आप का जो ये कार्यक्रम है या हर रोज के जो कार्यक्रम हैं, वे उपलब्ध रहते हैं। आप जब चाहें उनको देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दे सकते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर सारस्वत जी और डॉक्टर गौतम जी का अकादमी की ओर से आभार, धन्यवाद।